क्लास 10th के बच्चों, नगरी लिपि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नगरी लिपि स्टार्ट करने से पहले हम लोग गुणाकर मूल्य का परिचय करते हैं, जो उनका लेखक है। तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में 1935 के अमरावती जिले में 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई की। उसके बाद फिर कहाँ चले गए? वर्धा चले गए। वहाँ 2 वर्षों तक नौकरी की है। साथ ही साथ अंग्रेजी और हिंदी का भी अध्ययन किया। उसके बाद फिर इलाहाबाद गए और वहाँ जाके गणित विषय यानी गणित के विद्यार्थी रहे हैं, याद रखिएगा। मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई गणित में की है और सन 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया। 2009 में निधन हो गया। अब है गुणाकर मूल्य के अध्ययन व कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक रहा है। क्या रहा है? बड़ा ही व्यापक रहा है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान और विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृत जैसे विषयों को खूब लिखा है। पर खूब इन्होंने लिखा है। यानी देखिए, साइंस के सब्जेक्ट से लेकर संस्कृत जैसे सब्जेक्ट, है ना, इतिहास जैसे सब्जेक्ट, सब चीज़ों पर, पूरा लिपि पर भी, प्राचीन भारत के इतिहास आदि पर खूब लिखा है इन्होंने। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुका है। यानी 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तकें इनका प्रकाशित हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियाँ के नाम है अक्षर की कहानी। क्या नाम है? अक्षर की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीव, फिर आगे महान वैज्ञानिक, फिर सौर मंडल के बारे में भी वो लिखते हैं, सूर्य के बारे में लिखते हैं, नक्षत्र लोक के बारे में लिखते हैं, भारत की लिपियां की कहानी लिखते हैं, अंतरिक्ष यात्रा लिखते हैं, ब्रह्मांड परिचय लिखते हैं, भारत की विज्ञान की कहानी लिखते हैं आदि। गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्हें संसार की प्रायः सभी प्रमुख लिपियों का विस्तृत जानकारी उन्होंने ये अक्षर कथा में दिया है। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की कहानी भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये एक निबंध है, कहाँ से लिया गया है? उनकी पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी को अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की है। उन्होंने क्या किया है? इनमें हिंदी की अपनी लिपि नगरी, हिंदी की जो लिपि है नगरी और देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट किया है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार और प्रवाहपूर्ण शैली व प्रमाणिक आख्यान प्रस्तुत भी किया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने क्या किया? निबंध को बड़ा सरल ढंग से बोझिल नहीं किया, बल्कि सरल रखा है। सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए भी लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासा जगाने की क्या की है? कोशिश की है। तो ये है गुणाकर मूल्य द्वारा क्या किया गया है? हमें हमारी जिज्ञासा को लिपियों के बारे में, लिपियों के इतिहास के जानने के बारे में, ये एक जिज्ञासा पैदा करता है यह निबंध। आगे चलिए हम लोग इस निबंध को एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, तभी जान पाइएगा कि क्या आखिर इस निबंध में वो समझाने का कोशिश कर रहा है। तो बच्चों, आपके पास सबसे मुख्य चीज़ क्या होना चाहिए? कहानी को पूरा सुनने का पेशेंस होना चाहिए। तो धन्यवाद। आप आगे आप कहानी देखिए। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित निबंध नगरी लिपि को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कहता है कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे नगरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। यानी 2 सदी यानी 200 साल पहले इसके टाइप बने मतलब जिससे पुस्तक छपने लगी थी। यानी टाइप मतलब एक तरह से कहा जा सकता है लकड़ी के गुट्ठे जिस पे लिखा था यह लिपि, इससे पुस्तक छापने में आसानी बनी, टाइप बना इससे, है ना, एक तरह से मुहर बनी जिससे पुस्तक छपने लगी। इसलिए इसका अक्षर में स्थिरता आ गई। इसके अक्षर में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। यानी अक्षर अब स्थिर हो गया, बदलाव नहीं हुआ। अब बदलाव बंद हो गया, उतना बदलाव नहीं हुआ जितना होते आ रहा था। स्थिरता आ गई। जब पुस्तक छपने लगी तो अक्षर में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक वो पुस्तक पहुंच गई, तो इससे वो दूसरा पीढ़ी भी उसी प्रकार से उस अक्षर को लिखना सीखा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हो चाहे इसकी अलग अलग प्रकार की बोलियां जो हम लोग लोकल में भी बोलते हैं, जैसे मगधी हो गया, अंगिका हो गया, इस टाइप की जितनी बोलियां हैं, वो भोजपुरी हो गई, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा व नेवरी भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली या नेवरी भाषा जिसे बोलते हैं वह भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त ये अक्षर है, इसे लुंठित क बोलते हैं शायद। तो ये अक्षर मराठी में जो दिख रहा है ये अतिरिक्त अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषा में यह ध्वनि थी। यह ध्वनि संस्कृत और प्राकृत भाषा में थी। इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। क्या बोल रहा है? हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत और प्राकृत में यह ध्वनि जो ऊपर थी ठौ के जैसा, और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। यह जो अक्षर है अनेक अभिलेखों में मिलता है।
आगे देवनागरी लिपि के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तक प्रकाशित होती है वे देवनागरी लिपि में ही छपती है। ये फैक्ट है कि ये तथ्य है, इसे आप याद कर लीजिए एक तरह से कि संसार में जहाँ भी संस्कृत और प्राकृत की पुस्तकें छपती है वो देवनागरी में ही छपती है। वैसे विदेश के कुछ पंडित जो हैं और अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी जो हैं ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़कर रोमन अक्षर में भी संस्कृत और प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। तो हमारे पंडित कुछ ऐसे भी हैं और कुछ ब्रिटिश कहा जाए तो विदेशों के कुछ पंडित भी ऐसे हैं जो रोमन अक्षर में भी संस्कृत और प्राकृत के उद्धरण और ग्रंथ को क्या करते हैं, छपवाते हैं। तो हमारी संस्कृत इतनी गौरवशाली है कहा जाए। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती लिपि जो है वह देवनागरी लिपि से कुछ अलग ज़्यादा अंतर वाली नहीं है। बंगला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की पुत्री तो नहीं तो बहन अवश्य है। पुत्री नहीं है पर तो बहन अवश्य ही है। यानी कहीं ना कहीं बंगाल की लिपि से भी हमारी देवनागरी के कुछ ना कुछ ये है, करीब है। यानी बंगाली लिपि भी देवनागरी की ही अंतर्गत आती है। अगर कहा जाए तो अगर पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन है बंगाली और देवनागरी में भी। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी अलग यानी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल हो, मलयालम हो, तेलुगु कन्नड़ भी नगरी लिपि के प्राचीन ब्रह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। आखिर नगरी लिपि कहाँ से विकसित हुई है? ब्रह्मी लिपि से। तो ये सब भी जो है ये ब्रह्मी लिपि से ही विकसित हुए हैं। आगे, अभी कुछ समय पहले दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नगरी लिपि का व्यवहार होता था। यानी कुछ समय पहले की बात है कि दक्षिण भारत में भी पोथियाँ किताबें लिखने के लिए नगरी लिपि का कहीं ना कहीं उपयोग होता था। दरअसल नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिला। और ये एक और बात है कि नगरी लिपि का जो प्रारंभिक अभिलेख है, लिखावट है, वो दक्षिण भारत से ही मिले हैं, जहाँ तमिल और कन्नड़ जैसे लैंग्वेज अभी है। तो कहा जाए कि नगरी लिपि दक्षिण भारत तक भी था। दक्षिण भारत की यह नगरी लिपि नंद नागरी कहलाती है। तो दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या बोलते हैं? नंदा नागरी कहते हैं, नंदी नागरी कहलाती है। कोंकण के शिलाहार, ये सब राजवंशों का नाम है। मान्यखेट के राष्ट्रकूट और देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में, यानी यही देवनागरी लिपि में। पहल विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। कहा जाता है कि सबसे पहली बार विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को ही नंदनागरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। बोला जाता है कि दक्षिण भारत में ये सब जो लिपियाँ हैं इसका स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत के अनेक शासकों ने नगरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल, यहाँ चोल लिख दिया है, चोल राजाओं 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नगरी लिपि के अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं शताब्दी में कहा जाए तो 12वीं शताब्दी में यानी 1101 से लेकर 1199 तक के काल में केरल के शासक के सिक्कों पर वीरकेलस शब्द नगरी लिपि में है, अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र, कहाँ का? तो वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र जो 9वीं शताब्दी में है, नगरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं शताब्दी आदि के शासकों के सिक्के पर भी पराक्रम बाहु और विजय बाहु जैसे शासक जो श्रीलंका के थे उनमें भी नगरी लिपि देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी नींव डालने के लिए जो मोहम्मद गजनबी जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया है उसकी बात हो रही है। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब 1001 से लेकर 1030-35 के रेंज में देखा जाए तो लाहौर के टकसाल में ढाले गए सिक्कों पर भी हमें नगरी लिपि के शब्द देखने को मिलते हैं। ये जो मोहम्मद गजनबी ने कुछ अल्पकाल के यहाँ इस्लामी शासन का जो नींव रखा था उसके टकसाल पर चांदी के सिक्के पर भी नगरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों में एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है। किस लिपि में? तो कूफी लिपि में कलमा अंकित है। तो दूसरी तरफ नगरी लिपि में अंकित है अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार निरफती महमूद। ये सिक्के 1028 में शुरू हुए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्के भी नगरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। उसी समय ध्यान रहे 1028 के आसपास ही क्या हुआ, चोल राजाओं के सिक्के पर भी नगरी लिपि के शब्द देखने को मिलते हैं। मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया, अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी जो थे, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्के पर नगरी लिपि खुदवाए। बादशाह अकबर एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नगरी लिपि में राम सी शब्द अंकित है। तो देखिए नगरी लिपि के किस प्रकार से विकास हुआ है, नगरी लिपि किस प्रकार का प्राचीनता है, नगरी लिपि का किस प्रकार का इसका मतलब कहा जाए तो इस्लामी शासकों ने, मुस्लिम शासकों ने भी अपनी इस नगरी लिपि का इस्तेमाल किया है। उत्तर भारत
में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी अलग अलग शासक हैं। अब्बू के परमार, जेजाक, भुक्ती, बुंदेलखंड के चंदेल, त्रिपुरा के कलचुरी शासक, है ना। लेख भी नगरी लिपि में है। तो कहाँ कहाँ हुआ? तो कन्नौज में गाहड़वाल, अजमेर के चौहान, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ती यानी जैसे बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख भी नगरी लिपि में। उत्तर भारत में इस नगरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि ईसा के 8वीं-9वीं शताब्दी में नगरी लिपि के प्रचलन सारे देश में एक सार्वदेशिक लिपि थी, ऐसा प्रतीत होता है। गुप्त काल में ब्रह्मी लिपि के बाद सिद्धम लिपि के अक्षर के सिरों में छोटी आड़ी लकीर और छोटे ठोस तिकोना है। क्या है? छोटा ठोस तिकोना है। तो गुप्त काल की चर्चा हो रही है 600 ईस्वी के आसपास का समय। उसमें सिद्धम लिपि के अक्षर जो थे उसके सिर पर यानी ऊपर जो जैसे ये सिर है इसके ऊपर छोटी आड़ी लकीरें, छोटी आड़ी लकीरें, आड़ी मतलब ये जो लकीरें हैं छोटी थी और छोटा ठोस तिकोना है या आड़ी थी या तो छोटी आड़ी थी या छोटा ठोस तिकोना है। लेकिन नगरी की लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षर के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है। ये लकीर पूरी बन जाती है। ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितने कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। देख लीजिए, जितना लंबी अक्षर की चौड़ाई उतना लंबी ये रेखाएं। हाँ, कुछ लेखों में के अक्षर के सिरों पर अभी कहीं कहीं तिकोना दिखाई पड़ता है नगरी लिपि में भी। दूसरी अस्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नगरी के अक्षर आधुनिक नगरी से मिलते जुलते हैं और इसमें आसानी से थोड़े अभ्यास से पढ़ा जा सकता है। जो प्राचीन नगरी लिपि है अगर उसको भी थोड़ा गौर से पढ़ा जाए तो आसानी से पढ़ा जा सकता है, थोड़े अभ्यास से पढ़ा जा सके। तो हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से देखने को मिलते हैं, उत्तर भारत में 9वीं सदी से। दक्षिण भारत में पहले है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से नगरी लिपि की शुरुआत हुई। फिक्स डेट नहीं बोला जा सकता है। नगरी लिपि जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नगरी लेखों में दिखाई पड़ते हैं। क्या है कि नगरी लिपि के कुछ अक्षर तो पुराने लेखों में दिखाई पड़ते हैं, तो पुरानी शैली के कुछ अक्षर जो नगरी लिपि में दिखाई पड़ते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस लिपि को नगरी या देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। नगरी नाम की उत्पत्ति और इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विद्वान भी बड़ा अपने मतों में भेद है। अलग अलग विद्वान की अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक मत बोलता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। इस मत में उतना ज़्यादा कहा जाए तो प्रामाणिकता नहीं है। अलबरूनी जो थे, ये एक यात्री था जो भारत आया था, वह बोलता है अपने ग्रंथ में 1330 ईस्वी में लिखा कि मालवा वो पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा पंजाब का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, नगरी लिपि का इस्तेमाल होता था। मालवा में कौन होता था? नगरी लिपि का इस्तेमाल होता था उस समय। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नगर या नगरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। अगर पदता डितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य यानी आर्किटेक्ट की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर पटना ही हो। ऐसा बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि स्थापत्य के उत्तर भारत में एक विशेष शैली से नागर लिपि कहते हैं, है ना। आर्किटेक्ट का एक विशेष शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली में हम लोग पढ़े हैं ना, वो कि मंदिर निर्माण ये सब का अलग अलग शैली। तो नागर शब्द से, अतः नागर नगरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। क्योंकि आर्किटेक्ट से संबंधित है नागर शब्द, तो नागर से ही नगर आता है और नगर मतलब एक बड़े नगर से संबंध कहीं ना कहीं नगरी शब्द रहता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य व्यक्तिगत नाम देव था। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि देवनागरी नाम दिया गया होगा। ऐसा फिर है कि चूंकि विक्रमादित्य को देव भी बोला जाता था द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो इसके कारण हो सकता था उस नगर की भाषा को देवनगर या देवनागरी कहा जाने लगा। और एक बड़ा नगर भी था तो नगर से आया नगरी और उसमें देव जुड़ गया तो देवनागरी। तो यह भी एक पटना से, पाटलिपुत्र से भी एक अनुमत है कि यहाँ से भी इस नाम को दिया गया है। हम स्वप्रमाण पूरी वैलिडिटी के साथ नहीं बता सकते हैं कि देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों में लिपि को देवनागरी कहा है।
विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु, नगरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलते हैं कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों के को लिपिबद्ध किया गया। विजयनगर के शासक के लेख ईसा के 14वीं 15वीं शताब्दी विजयनगर के शासक अपने लेखों में लिपि में अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। 13वीं कहा जाए 14वीं 15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक। तो विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नगरी लिपि, ये सब तेलुगु कन्नड़ में भी मिलते हैं और नगरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल से पहले यानी विजयनगर के शासन काल में ही पहली बार वेद को क्या किया गया था, लिपि के रूप में। जो वेद मुजवानी था, मौखिक था, उसे लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य कहा जाए लिपिबद्ध किया गया था। लिपि के रूप में वेद को क्या किया गया था, ये लिखा गया था। यानी वेद को पहले ऐसा कहा जाता है, यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नगरी लिपि में लिखा गया होगा। यानी पहल जो है क्या किया गया था, शासनकाल में पहल वेदों को लिपिबद्ध लिखा गया। विद्वान का यह भी मत है कि वाकाटक और राष्ट्रकूट के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नगरी पड़ा। क्योंकि वाकाटक और राष्ट्रकूट के समय महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नगर था जिसका नाम था नंदी नगर, और जिसे उसका आधुनिक नाम है नांदेड़, और उसकी लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नगरी पड़ा, नंदी नगरी लिपि। लेकिन हमें नामांकन की झंझट में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। यह नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा के 8वीं से 11वीं शताब्दी में हम नगर लिपि पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर की नगरी लिपि में बहुत सारे लेख मिले हैं। देश भर में नगरी लिपि में बहुत सारे लेख मिले हैं। हम नगरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। तो क्या होती है, भारतीय इतिहास और संस्कृति के नए युग की शुरुआत होती है नगरी लिपि के उदय के साथ ही। भारत इस्लाम के साथ संपर्क में आता है। बाद में 13वीं सदी में इस्लाम शासकों का शासन आरंभ होता है। एक नए संप्रदाय अस्तित्व में आता है। ये जब इस्लामी शासक आता है तो नया संप्रदाय, नया धर्म, एक नया ग्रुप भारत में आता है। भारतीय समाज में बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज, हिंदू धर्म। भारत समाज एवं बहुत से संप्रदायों का एक व्यापक नाम मिलता है। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों का एक व्यापक विस्तृत नाम जो मिला है भारतीय समाज को, वह है हिंदू समाज या हिंदू धर्म। नगरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी का साहित्य देखने को मिलते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी के आरंभ में आरंभिक हिंदी के साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं शताब्दी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से भारत के जैन भंडार भी इस काल की बहुत सी हस्तलिपियाँ मिली। नेपाल से भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सी लिपि मिली है। इस काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला जन्म ले रही है। वही उसी समय 8वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास में जन्म ले रही है। इस समय इन भाषाओं के लेख भी मिलने लगे थे। उन भाषाओं का मराठी, बंगला आदि का। दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख इसी समय मिलने लगे हैं 8वीं से 11वीं शताब्दी। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्रह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्रह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नगरी लिपि का खूब व्यवहार था। दक्षिण भारत में नगरी लिपि खूब यूज होता था। दरअसल नगरी का आरंभिक लेख बिंद पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश, यानी बिंदु जो पर्वत है भारत के बीच में, जो उत्तर भारत दक्षिण भारत को सेपरेट करता है, उसके नीचे का दक्कन जो प्रदेश है, नीचे दक्कन क्षेत्र, दक्कन का पठार, उधर मिलता है। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नगरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग का सामांगड दानपत्र 754 ईस्वी है। कहा जाता है प्राचीनतम लेख जो है नगरी लिपि का वह सामागंड दानपत्र 754 ईस्वी में यह है, वही नगरी लिपि का सबसे प्राचीनतम लेख है। दांती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। किसने? तो दांती दुर्ग ने। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानादेश विदर्भ में बस गए। कहाँ बस गए? खानदेश विदर्भ गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे आके क्या हो गए? बस गए। दांती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा, और इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा यानी प्राचीन एलापुर जिसे बोलते थे या वेरूल बोलते थे में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर यहाँ बनाया गया था। एलोरा जिसे वेरूल या प्राचीन एलापुर कहा जाता है में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर। कृष्ण है उनके चाचा, किसके चाचा? तो दांती दुर्ग के चाचा। वो जो है कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं शताब्दी में आमोद वर्ष के एक प्रख्यात राष्ट्रकूट हुआ। 9वीं शताब्दी में आमोद वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट शासक हुआ और इसी आमोद वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मानेखेड़ यानी मालखेड़ की नींव डाली। किसने डाली? मालखेड़ की नींव किसने डाली? मानेखेड़ की नई राजधानी को आमोद वर्ष ने, राष्ट्रकूट की नई राजधानी का प्रख्यात राजा आमोद वर्ष ने 9वीं सदी में डाली। आमोद वर्ष के शासनकाल में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। तो
ईसा की 8वीं सदी में पश्चिमी महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश के शिलाहार, ये राजवंश है, का राज्य स्थापित हो गया था। कहाँ? तो ईसा के 8वीं सदी के पश्चिमी महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश में। तो 11वीं सदी में इनकी शाखा एक का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में था। शाखा इसकी एक शाखा का राज्य कहाँ था? कोल्हापुर सतारा प्रदेश में था। महाराष्ट्र में ही एक कोल्हापुर है और वहीं एक शाखा था, में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों में के अनेक नगरी लेख के मिले हैं। इन शिलाहारों के अनेक नगरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी से नगरी लिपि प्राचीन मराठी के लेख मिलने लग जाते हैं। कहा जाता है 11वीं सदी से नगरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिल जाते हैं। 11वीं सदी से नगरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिल जाते हैं। अभी कुलाबा जिला के शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का शिलालेख 1012 ईस्वी मिला है। अभी मिला है हाल कुछ दिन पहले। अच्छी कुलाबा, अच्छी से कहाँ से? अच्छी से शिलाहार शासक केसी देव का शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषा में है। कुलाहार शासक अच्छी से शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का शिलालेख, ये संस्कृत और मराठी भाषा में है। इसकी लिपि नगरी है, परंतु दिवे आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपट्ट पूर्णतः मराठी में है। परंतु दिवे आगर ताम्रपट्ट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आदिलेख माना जाता है। क्या माना जाता है? मराठी का इसे मराठी का क्या माना जाता है? आदिलेख मतलब प्राचीन लेख माना जाता है। नगरी लिपि में लिखा गया ताम्रपट्ट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश के श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। गोमटेश्वर से यहाँ श्री गंगराजे सुताले करवेले की करवेले श्री गंगराजा ने परकोट बनवाया। क्या बनाया? परकोटा बनवाया। एक अन्य लिपि नगरी लिपि में लिखा है। इस स्थान पर विविध भाषाओं में लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करवेले। एक अन्य नगरी लेख श्री चुंडराजे करवेले। ये लेख दक्षिण शैली की नगरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं की नगरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। तो ये बात जो है ऊपर में जो लिखे ये नगरी लिपि में लिखा हुआ। ठीक है। कर्नाटक प्रदेश के श्रवणबेलगोला जैसे प्रसिद्ध स्थान गोमटेश्वर के भव्य पुतला खड़ा, उसी स्थान पर गोमटेश्वर से जो दक्षिण भारत में। देवगिरी के यादव राजा से नगरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्रा की बाईं ओर है। मात्रा अक्षर के किधर है? तो जनरली अक्षर के इधर रहता है दाईं ओर, लेकिन वो अक्षर के बाईं ओर ए और ओ की मात्रा है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नगरी लिपि में है। उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्रह्मी लिपि का एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासक जो वहीं उड़ीसा के में हैं उनके लेख नगरी लिपि में मिले। नगरी लिपि के लेख केवल पश्चिमी और पूर्वी भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण से भी मिलते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश राजा वर्गुना के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु दूसरी ओर नगरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा के 9वीं शताब्दी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर और प्रतिहार राजाओं के लेख नगरी लिपि में देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया। किसने? गुर्जर और प्रतिहारों ने अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया बाद में? ये कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महिर भोज महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। महिर भोज महिपाल जैसे जो है महिर भोज महेंद्रपाल प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। महिर भोज 840 से 881 की ग्वालियर प्रशस्ति नगरी लिपि यानी संस्कृत भाषा में है। धारा नगरी के परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग यानी विद्या के प्रति जो प्रेम था, विद्यानुराग के इतिहास, भोज अपने विद्यानुराग के लिए विद्यानुराग यानी कहा जाए के प्रति जो उनका प्रेम है के इतिहास, विद्यानुराग के इतिहास के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो परमार शासक भोज। परंतु इस शासक का बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बांसवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोकण विजय और कोकण विजय पर्व के अवसर पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप, दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हीं आरंभिक लेखों का संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के सभी हिंदू शासक को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। उत्तर भारत के 12वीं शताब्दी के बाद लगभग सभी राजा क्या कर रहे हैं? नगरी लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासक ने भी सिक्कों पर नगरी लिपि को अंकित कराया। तो ये था नगरी लिपि का परिचय बच्चों। धन्यवाद।